हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का न्यूट्रॉन बैच में। तो भाई, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग भानु प्रताप तिवारी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को याद रहता है बहुत सारी चीजें, है ना? क्या यही सब चीजें याद रहती है, जब पढ़ाई की चीजें भी याद रहती हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था, चलो अच्छा ही पढ़ाया होगा तो हम याद कर रहे थे, है ना? टॉम क्रूज कभी आपने बोला, ये साल कितना अच्छा निकला आपके साथ, आपको पता भी नहीं है। ठीक है, कभी आपने टॉम क्रूज बुलाया, कभी आपने चाचा बुलाया, कभी आपने चाचू बुलाया, कभी आपने भानु प्रताप तिवारी बुलाया, कभी आपने लवली मैडम के नाम से बुलाया। तो कितना अच्छा लगता है जब आप लोग इतना बढ़िया से प्यार मोहब्बत देते रहते हैं। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। ये चैप्टर पढ़ेंगे अगले 10 दिन तक, तो मिनिमम 10 दिन तक तो पढ़ेंगे, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें। इस चैप्टर में कुछ बातें हैं जो पहले जानना चाहिए इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले। ये चैप्टर जब तक आप पढ़ेंगे ना, आप आईयूपीएससी की प्रैक्टिस करते रहना। हालांकि इन दो बातों में कोई रिलेशन नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंस का जो जब बढ़ेगा ना, जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे और जब आप आईयूपीएससी कंपाउंड्स को देखोगे, फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, तो वहां पे फील आएगा कि यार इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स के मैं अब लिख पा रहा हूं, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट कुछ ऐसा होगा, इसका मेसोमेरिक ऐसा होगा, इसमें रेजोनेंस ऐसा होगा। तो जब ये आप पढ़ रहे हो, प्लीज आईयूपीएससी को ना छोड़ना, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें है। आईयूपीएससी एक तो भूल जाता है, दूसरा जब आप इसको पढ़ते वक्त इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स देखोगे तो वो कॉन्फिडेंस अलग है। दूसरी चीज, इसमें रटने का नहीं है, 1% भी रटने का नहीं है। हाँ, एक आध ऑर्डर आपको रटना पड़ेगा, प्लस एम का ऑर्डर है, प्लस आई का ऑर्डर है, वो याद करना पड़ेगा, बट उसके लिए भी ट्रिक बनाई हुई है, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे, तो वहां से भी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। बट फिर भी कहूंगा कि अगर आप 10 लेक्चर जो मैं आगे कराने वाला हूं बिना रिवीजन के 10 लेक्चर किए हो, ऐसा नहीं कि आज लेक्चर 1 किया फिर छोड़ो, ठीक है, 2 किया फिर ठीक है, फिर 3 किया, तो लेक्चर तो हो जाएगा बट जीओसी नहीं होगा। कुछ कायदे की बात कर लेते हैं। बिना रिवीजन की ये चैप्टर पकड़ में नहीं आएगा, और अगर ये छूट गया, मैं डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, अगर ये छूट गया तो ऑर्गेनिक में फुल भूल जाना, फिर नहीं पकड़ आएगा कभी ऑर्गेनिक। आपको आईयूपीएससी आए ना आए डजंट मैटर, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर जीओसी थोड़ा भी नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा मसला है, ये हल होना चाहिए। यानी कि जब जब जीओसी की क्लास हो तो पहले तो गधेरो नहा के बैठा करो, दिमाग खुलेगा, ठीक है? नहा के बैठा करो भाई, दिमाग खुलेगा। दूसरी चीज, सर ब्रेन को खोल के रखना है ना? ऐसा बायो की तरह एक्सेप्ट नहीं करना, इनऑर्गेनिक की तरह ऐसा नहीं कि सर जो बोल रहे हो अच्छा है, नहीं, जो बोल रहे हो उस पर क्वेश्चन करना है। आपको बोलना है कि सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। जब तक वो सोचोगे नहीं ना, लॉजिक डेवलप नहीं होगा, तो जीओसी चैप्टर का कोई मतलब नहीं बनता है। ट्राई टू डेवलप लॉजिक। इसमें ये जीओसी करने के बाद मैं आपको बताया था 4 चैप्टर में जेई मेंस लेवल का कराता हूं और फिर नीट लेवल का कराता हूं। आईयूपीएससी जेई मेंस लेवल का कराऊंगा, क्यों? बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जीओसी में जेई मेंस लेवल कराऊंगा, क्यों? बेसिक्स है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं बेसिक ही नीट लेवल का करा दूं तो यार कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सच्चाई है। अगर आपको नीट लेवल का पढ़ना है, 1000 टीचर है, पढ़ सकते हैं, बट जो जिससे ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, जिससे नंबर मैंने बढ़वाए लास्ट ईयर्स में, वही वाली टेक्निक आपके साथ करूंगा ताकि आपका नंबर बढ़ जाए। तो यहां पे लॉजिक जब डेवलप हो जाएगा बहुत अच्छा खासा, सोचो आप जेई लेवल का लॉजिक डेवलप कर लिए तो रिएक्शन कितने आसान हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस करने कितने आसान हो जाएंगे, कन्वर्जेंस कितने आसान हो जाएंगे, चेन रिएक्शन कितने आसान हो जाएंगे, प्रोडक्ट लिखना कितना आसान हो जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नहीं करते हो और वहां गड़बड़ करते हो। तो 2 चीजें कुल मिला के पॉइंट निकली है, रिवीजन मस्ट है और दूसरा सोचना मस्ट है। नहा के आना क्लास में बहुत मस्त हो गया है, ठीक है? खैर, अब लेक्चर नंबर 1 जीओसी की बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो देखो, जीओसी लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और जीओसी स्टार्ट करने से पहले बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के फॉर्मल चार्ज में और लोन पेयर कैलकुलेशन में, ठीक है ना? फॉर्मल चार्ज एंड लोन पेयर कैलकुलेशन पहले पढ़ेंगे। आप कहोगे सर ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक लेके बैठ गए, पता नहीं क्या हो जाएगा, अब तो सिलेबस कैसे होगा, है ना सर? अब बताइए, तो आप इतना पढ़ाते हैं, कैसे काम चलेगा सर? हाँ,
बेटा उड़ाएंगे तो नहीं, ये मैंने तो जब टीचिंग में आया था तो कसम खा के आया था कि पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे इतना मस्त पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। अब ये चैप्टर दिमाग में जाए ना जाए, दिल में जाना चाहिए, समझिएगा इस बात को। चलिए पहले फॉर्मल चार्ज लोन पेयर कैलकुलेशन, फिर बेसिक्स और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करने वाले, और कुछ आज ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे। अभी जीओसी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्मल चार्ज। पहले मैं फॉर्मल चार्ज पढ़ाता हूं, फिर मैं लोन पेयर पढ़ाता हूं, क्योंकि आगे जीओसी में फॉर्मल चार्ज और लोन पेयर का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है। वहां जाके मैं बोल दूं अच्छा इनऑर्गेनिक में देखा था, पढ़ाया था फॉर्मल चार्ज, अच्छा इनऑर्गेनिक में याद है केमिकल बॉन्डिंग आपको आता होगा लोन पेयर, तो ये भार टालने वाली बात हो गई, भार नहीं टाल रहे, ठीक है। आइए चैट को कर देते हैं प्राइवेट और मजे करके पढ़ते हैं, फिर एकदम काम डाउन हो जाइए। हर एक चीज अगले 10 मिनट में फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड हर एक चीज आपको समझ आएगी, वरना मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं। अपने पढ़ाने का मतलब हुआ जब आपको समझ ना आए तो। चलो अगला 10 मिनट फुल कंसंट्रेशन, सब कुछ फोकस इधर। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा, लोन पेयर पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा, और जीओसी पूरी ऑर्गेनिक में आएगा, इसलिए यहां पढ़ना जरूरी है। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? अब देखो, जैसे मैं बोलता हूं CO3-2, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया ये हो गया CO3-2, ये बड़ा फेमस सा आयन है, कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये बड़ा ही फेमस आयन है, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। 9th क्लास 10th क्लास में बेटा हम पढ़े होते हैं, ये बेसिक होता है। दूसरा चीज, इसका नाम भी आपको याद होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड से का आयन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वहां से जो आयन बनाओगे बेटा इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन, वहां से जो आयन बनाओगे इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन। क्लियर है? कार्बोनेट आयन बनेगा CO3-2, सल्फेट आयन बनेगा SO4-2। खैर ये जो -2 चार्ज है दोनों के अंदर, ये क्या है? क्या ये फॉर्मल चार्ज है या कोई और चार्ज है? चलिए, तो ये जो कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज लिखा है दैट इज नॉट फॉर्मल चार्ज। ये जो कंपाउंड के ऊपर का चार्ज लिखा है दैट इज नॉट फॉर्मल चार्ज। यहां जो चार्ज है इसको बोलते हैं बेटा टोटल चार्ज। यहां जो चार्ज है इसको बोलते हैं टोटल चार्ज। कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है वो आपका टोटल चार्ज होता है। अब समझ में आया कि सर ये फॉर्मल चार्ज क्या है? भाई फॉर्मल चार्ज आप सिखाने आए थे, आप पता नहीं टोटल चार्ज बता रहे हो। इसको नेट चार्ज भी बोलते हैं, बहुत सही किसी ने लिखा। अब आ जाओ सर, ये जो कार्बोनेट आयन है क्या मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं? तो हां, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर, O-O-। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है कोई बात घबराने की जरूरत नहीं, यहां कोई जरूरत नहीं आएगा। अब देखो सर, ये जो -2 चार्ज है पूरे कंपाउंड में यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो -2 चार्ज है पूरे कंपाउंड में यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आया? अब -2 चार्ज यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं? इंडिविजुअल एटम के ऊपर का चार्ज इज फॉर्मल चार्ज। पूरे कंपाउंड का चार्ज इज टोटल चार्ज या नेट चार्ज, बस बट इस कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एटम का चार्ज जो होता है, जैसे इस ऑक्सीजन का चार्ज फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -1। इस ऑक्सीजन का चार्ज बेटा आपके पास फॉर्मल चार्ज कहलाएगा, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -1। इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मींस इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? तो बेटे जो फॉर्मल चार्ज होता है दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम। द चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम, ठीक है? किसी भी कंपाउंड के ऊपर, इंडिविजुअल एटम के ऊपर, किसी भी कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एटम के ऊपर क्या चार्ज है? वही फॉर्मल चार्ज है। द चार्ज प्रेजेंट on individual atom in a compound is called formal charge. In a compound is called FC, यानी कि formal charge. In a compound is called FC, यानी कि formal charge. What is formal charge? Formal charge होता है कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एटम का चार्ज, दैट इज फॉर्मल चार्ज। ठीक हो गया? एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं SO4-2 का।
एस डबल बॉन्ड हो, यहां पे आएगा O माइनस, यहां पे आएगा O माइनस। द चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम, अब देखो इस पे चार्ज है ही नहीं, फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया, सल्फर का फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया, फॉर्मल चार्ज एटम का होता है, इसका फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया, इसका फॉर्मल चार्ज -1 हो गया, इसका फॉर्मल चार्ज, तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। बहुत बढ़िया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? 2 मिनट आपका हो गया, फॉर्मल चार्ज मैंने डेफिनेशन समझाया, अगले 8 मिनट में मैं कैलकुलेशन सिखाता हूं। 10 मिनट मैंने मांगा था। किसी भी कंपाउंड के अंदर हर एक एटम का चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ये समझ गए? अब आइए सर, ग्रुप नंबर 17 वालों की जरा मुझे बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है क्या एस्टाटाइन? ग्रुप नंबर 16 वाला क्या यही होता है? ओ एस्टाइल से टीपो, यही होता है सर, बहुत बढ़िया। ग्रुप नंबर 15 वाला क्या यही होता है? नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, क्या यही होने वाला है बेटा? बिल्कुल सही सर। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 क्या यही होता है? कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू, हाँ ना सर। ग्रुप नंबर 13 क्या ऐसे ही होता है? बाल गंगाधर इंतिलक। हाँ, अब मुझे बस आपसे इतना जानना है, क्या आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब ग्रुप 17 की बात करो तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 17 की बात करो तो आउटर मोस्ट में बेटे 7 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 17, अच्छा, सारे के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पे देखोगे ग्रुप 16 में 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में। ग्रुप 15 में बेटे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मजा आ गया। ग्रुप 14 में बेटे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने बता दिया कितने होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा अभी आगे पता चलेगा, पहले आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया। अब आइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास, जैसे मान लीजिए, आइए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं एक एक करके। मेरे पास मान लीजिए एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में हर एटम के ऊपर का फॉर्मल चार्ज निकालना है, हर एटम के ऊपर का फॉर्मल चार्ज आइएगा। ये वाटर दिया गया है। अब अगर देखो, ध्यान से सब लोग देखना, मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन बता रहा हूं। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर इस हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना। इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है। सिमिलरली इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है। तो जरा मुझे बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? तो 2, 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास होने कितने चाहिए? ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फॉर्मल चार्ज 0 है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस फॉर्मल चार्ज 0। मान लीजिए यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो फॉर्मल चार्ज +1 हो जाता। मान लीजिए यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होता तो फॉर्मल चार्ज -1 हो जाता। समझाते हैं, टेंशन ना लीजिए। अभी इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ओरिजिनली हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ओरिजिनली हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर्मल चार्ज 0। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओरिजिनली कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने होने चाहिए, अगर उसमें डिफरेंस नहीं है, फॉर्मल चार्ज 0। खैर छोड़िए, उस पे नहीं आते, तीनों का फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। फॉर्मल चार्ज इस एग्जाम्पल के बाद पक्का समझ आने वाला है, जरा गौर से देखते रहिएगा। कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, बस यही परिश्रम है, यही परीक्षा है। आइए अब इस ऑक्सीजन की जरा मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा करता हूं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे? तो सर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिख गए लोन पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। ओहो, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? तो 2 2 4 1 5। तो सर इस ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 6। है कितना? 5। कि क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू +1। इसीलिए H3O+ लिखा जाता है। बोलो, इसीलिए H3O+ लिखा जाता है। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने। कितने
होने चाहिए 6, है कितने 5, यानी कि लॉस हुआ है। होने कितने चाहिए 6, है कितने 5, यानी कि लॉस हुआ। लॉस का मतलब +1। कितने का लॉस हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन +1। 2 कम होता तो +2, 3 कम होता तो +3, 1 ज्यादा होता तो -1, 2 ज्यादा होता तो -2, 3 ज्यादा होता तो -3 एंड सो ऑन। समझ गए बात को एकदम? अच्छा, इस हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज, सर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज इज 0। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 होने वाला है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होने भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0। एकदम समझ में आ गया? इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपको समझ आया नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से, टेंशन बिना लिए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जरा। मैं ऑक्सीजन पे फोकस करता हूं, हाइड्रोजन को तो मैं बता दूंगा आंख बंद करके, बट ऑक्सीजन पे फोकस करो। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। अरे बाबा, यहां ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, कितना होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1 हो गया। एकदम सही है क्या? FC इक्वल टू -1 हो गया है। एकदम बढ़िया, बढ़िया, जल्दी से बता दीजिए। तो यस, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1। हाँ, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज, एक ही इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, दैट मींस 0, फॉर्मल चार्ज इज 0। अब मुझे बताओ, क्या आप किसी भी कंपाउंड में केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो? जल्दी से बता दो, कमेंट करके मुझे बता दो। चैट सेक्शन लाल हो जाना चाहिए, दिल ही दिल भर जाना चाहिए, अगर आपको समझ आ गया हो तो। ये ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा काम आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकाल लेना। ठीक है, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहां बताएंगे कि ये बताया था उस दिन, और बाकियों को नहीं पता होगा तो बस टाइम फिक्स खत्म। आइए जरा इसको देखते हैं। मुझे जाना बता दो, सर इसमें सल्फर का सबसे पहले आप फॉर्मल चार्ज बताओगे, फिर कार्बन का फॉर्मल चार्ज बताओगे। चलिए, सल्फर का फॉर्मल चार्ज आते निकालते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है? तो सर सल्फर के अराउंड एक सेकंड, सल्फर के अराउंड ये 1 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख गया, 3 इलेक्ट्रॉन दिख गया, 4 इलेक्ट्रॉन दिख गया, बॉन्ड का 5 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन फैमिली का है तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, 6 है। नीदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, चार्ज 0। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो +1 +2, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो -1 -2, बस यहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इस कार्बन की मैं बात करता हूं, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन में फॉर्मल चार्ज बेटा 0 होता है, क्योंकि कार्बन की 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलिए, यहां पे सल्फर की बताएंगे कितना होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है। सल्फर के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए? 6 है। कितना? 7। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? हां, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1 हो गया। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1 हो चुका है। बोल दो, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकलेगा। हाँ, और आप 5000 तरीके जान के क्या करोगे? एक जानो, उससे 5000 क्वेश्चन लग जाएंगे। नेक्स्ट करो। इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज में जाओगे, 1 2 3 और बेटे 4 और बेटे 5, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन में बेटे 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज 0, बस खत्म। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज 0। चलो यहां आ जाओ, इस नाइट्रोजन की बात करो। अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करता हूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विथ नाइट्रोजन? 1 2 3 और 4, बहुत बढ़िया, 5 और 6। नाइट्रोजन के पास होना कितना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1 हो गया, यानी कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -1 हो चुका है। जल्दी से बोल दीजिए, एकदम सही, यानी कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1 हो चुका है। बहुत बढ़िया हो चुका है, नो डाउट एट ऑल। चलिए, जैसे ही यहां पे इस नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। सर नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। होना कितना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या है? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू +1। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि FC इक्वल टू +1।
नाइन्थ क्वेश्चन में जाएंगे। अब नाइन्थ क्वेश्चन में डब्बा बना दिया यार, वैकेंट ऑर्बिटल बना दिया। डब्बे का क्या मतलब है, वैकेंट ऑर्बिटल क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मल चार्ज हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा, आप उसमें डब्बा बना दे ऑर्बिटल बना दे, डजंट मैटर, है ना। उसको आप छोड़ दीजिए, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 दिख रहा है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, होना कितना चाहिए, 5। नीदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। नीदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। समझ में आया, एकदम बढ़िया। वैकेंट ऑर्बिटल बना दे, या फिर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कुछ ऐसा बना दे, या फिर बेटा इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कुछ ऐसा बना दे, क्या आपके पास कुछ फर्क पड़ेगा? बेटा फर्क केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पड़ेगा, बाकी से नहीं पड़ेगा। अब बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला था ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपके समझ में आएगा नहीं। हम हैं तो क्या गम है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आई एम हियर देन व्हाई डू यू फियर। क्वेश्चन नंबर 10। ऐसी छोटी छोटी 10 रुपए किताब वाली शायरियां आती रहेंगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में नाइट्रोजन का एफसी बताइए, फॉर्मल चार्ज बताइए। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आएगा 1 2 3 4। ओ 4 ही इलेक्ट्रॉन है चाचा इसमें, तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस हो चुका है। लॉस होने का मतलब एफसी इक्वल टू +1 हो चुका है। बहुत बढ़िया हो गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहां पे दोनों नाइट्रोजन का बताना है। क्या बताना है? फॉर्मल चार्ज बताना है। कैसे बताना होता है? इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताना होता है। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करिए बेटा, समझ में आएगा बेटा, अगला सवाल आपको देंगे भी, है ना। बढ़िया, गर्दा मचेगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? तो 3 तो लेफ्ट में है, 2 राइट में है। हाँ 3 लेफ्ट में है, 2 राइट में है, क्या हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन है सर, 5 ही होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज 0 है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही होना चाहिए। ओहो 0, नाइस। अब आइए इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज 0, नाइस और नॉट? सर जितने होने चाहिए उतने हैं, फॉर्मल चार्ज 0। कम है तो +1 +2, -1 गेन जाना है तो -1 -2। इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, कितना है भाई? इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है सर, होना कितना चाहिए? 5 है, कितना? 6, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -1 है। एकदम सही है क्या? अब यहां आएंगे बेटा जी, फॉर्मल चार्ज कितना है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या फॉर्मल चार्ज +1 हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा क्या गर्दा भी मच गया है? एकदम मच गया है सर, है ना, इतना तो मानते ही हो। अब आओ भाई, इस नाइट्रोजन की बात करोगे, 2 इधर, 2 इधर, 1 इधर, 2 और 2 1, 5 इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन मतलब फॉर्मल चार्ज 0 होता है क्या? फॉर्मल चार्ज 0 होता है कि नहीं होता है? होता है सर, एकदम मजेदार होता है, बढ़िया होता है ना। आगे बढ़ सकते हैं ना? अरे हाँ या ना तो बोलो, बोलो बेटा। यहां आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। फास्फोरस की बात कर रहा है। किसकी? फास्फोरस की बात कर रहा है। जरा बताइए इस फास्फोरस का क्या है? छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? बेटे सॉल्व कर दिया जाए। आइए, इस फास्फोरस पे +3 चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। इस फास्फोरस पे 3 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए? ग्रुप 15 का है, 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए, 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, फॉर्मल चार्ज +2 कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन पर पूछिए बेटा, 1 2 3 4 5 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, होना कितना चाहिए? 4। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? फॉर्मल चार्ज क्या है? -1 है। मजा आया? अरे आया नहीं आया? आएगा बेटा, आपका वाला भी आएगा। लड़कों खुश हो जाओ, आपके लिए कोई तो सपने देख रहा है। लड़कियां आप भी खुश हो जाइए यार, ये हर दिन रात यही सपने देख रहे होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे आप यहां जाओगे, ये कार्बन से पूछो जरा क्या हाल है तुम्हारे, इस पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे स्पीशीज पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है कि कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है इस पे? तो सर 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 ही होना चाहिए क्या? हाँ, तो नाइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज 0 है। बहुत 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 बढ़िया। 15 हो गया क्या? 16 हो गया क्या? 17 हो गया क्या? कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है आप ही बताएंगे। आइए
क्या कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? वैकेंट ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है चार्ज में, चार्ज में केवल इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। तो सर 4 होना चाहिए, 3 है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितना आसान है, जिंदगी आसान है बेटा, सही से पढ़ें तो। 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए? 1 है, कितना होना कितना चाहिए? 6 है, कितना? 7, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है -1 हुआ है। बढ़िया हो गया है जी। यहां आइए, इस क्लोरीन से बात करिए और मुझे बताइए क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज, उस कार्बन से बात करिए, उस कार्बन का फॉर्मल चार्ज, दोनों ही बताइए। क्लोरीन का भी बताइए और कार्बन का भी बताइए, दोनों बताइए। गर्दा मचेगा, अभी टेंशन नहीं लीजिए, इस क्लोरीन पर पूछिएगा। 2 2 4 2 6 1 7 है सर, 7 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए? 7 होना चाहिए, 7 है, फॉर्मल चार्ज 0 है जी। आया कि नहीं आया? चलिए अब यहां आइए, इस CH3 पे बात करेंगे तो 3 हाइड्रोजन वाला और 1 कार्बन वाला, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी फॉर्मल चार्ज 0 है। अरे बोलो ना, यही मिथाइल क्लोराइड पढ़े थे ना यूपीएससी में। पीएच3 में तो एक लोन पेयर है ना बेटा, अगर लोन पेयर नहीं है पीएच3 में, मान लीजिए अगर लोन पेयर नहीं दिया है, मान लीजिए, वैसे तो पीएच3 में लोन पेयर होता है, बट मान लीजिए पीएच3 में लोन पेयर नहीं दिया है, दैट मींस यहां पे फॉर्मल चार्ज +2 होगा। अगर लोन पेयर दिया होता, मान लीजिए पीएच3 पे लोन पेयर दिया होता, लेट सपोज ये दिया होता, अब क्या होगा? इस पे चार्ज कितना होगा फास्फोरस पे, जरा बताइए। अगर ऐसा कुछ दिया होता, व्हाट विल बी द चार्ज? अब देखो, अगर लोन पेयर दिया होता तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब फॉर्मल चार्ज 0 होता। अगर लोन पेयर दिया है तो फॉर्मल चार्ज 0 है, लोन पेयर नहीं दिया तो फॉर्मल चार्ज +2 है। एकदम सही है, क्या बोलना, हल्के हल्के है ना। यहां पे ये आपने इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लगाया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इनऑर्गेनिक का लगाया कि लोन पेयर तो होना चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली में एक लोन पेयर होता है ना। ऑर्गेनिक में ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अपने आप आपको समझ आएगा कि लोन पेयर कैसे आ रहा है। ये +2 का मतलब समझ रहे हो, ये +2 का मतलब यही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा रहा है, ये लोन पेयर कहीं ना कहीं डोनेट हुआ है। ऑर्गेनिक में अब आपको फील आएगा कि सर अगर फास्फोरस पे +2 चार्ज है, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यानी कि लोन पेयर कहीं ना कहीं डोनेट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रहा होगा। ये है फील ऑर्गेनिक की, धीरे धीरे डेवलप होगी। आइए अब करने के बाद इस पे आइए, अब ये फ्लोरीन है बेचारा, F है, फिर Cl है, फिर BH4 है। आइए F पे बताइए, Cl पे बताइए, बोरोन पे बताइए, तीनों में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए बेटा। इस फ्लोरीन पे 2 2 4 2 6 2, आहा, इस फ्लोरीन पे बेटा कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए? 7 है, कितना? 8, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। होना कितना चाहिए? 7 है, कितना? 8, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। FC = -1। नेक्स्ट आ जाओ सर, यहां आएंगे, होना कितना चाहिए? 7 है, कितना? 8, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर फ्लोरीन पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, मतलब वहां पे चार्ज -1 है। क्लोरीन पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, यानी कि चार्ज -1 है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। कहां ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा? कहीं ऑक्सीजन पे 7, अगर ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो -1 आएगा। अगर ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो -1 आएगा, वरना नहीं आएगा। आइए यहां पे, इस बोरोन पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोरोन पे भैया 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन फैमिली ग्रुप 13 का 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। होना कितना चाहिए? 3 है, कितना? 4, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, फॉर्मल चार्ज -1, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि FC = -1। बेटा बोलना पड़ेगा, ए बेटा बोल तो दो, फॉर्मल चार्ज = -1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। एल्युमिनियम से पूछो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, तो एल्युमिनियम से पूछोगे फॉर्मल चार्ज निकलेगा सर 4 इलेक्ट्रॉन का, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो एल्युमिनियम ग्रुप 13 का है, होना कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या है? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। यहां आइए, अगर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा फॉर्मल चार्ज? अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो सर फॉर्मल चार्ज 0 है। क्यों? 1 है, 1 होना चाहिए, नाइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे फॉर्मल चार्ज में बिना कुछ पूछे -1 लिख दूं, दिक्कत तो नहीं है। अगर हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, होना कितना चाहिए? 1 है, कितना? 2, फॉर्मल चार्ज -1। यहां आइए, अगर हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 0 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए? 1 है, कितना? 0 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फॉर्मल चार्ज = +1। यानी कि फॉर्मल चार्ज बेटा क्या है आपके सामने? +1 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ जाएं,
समझ में आया? ये सारी बेसिक चीजें जो जो नहीं पढ़ेगा वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं कर पाएगा। मैं आज नहीं, फरवरी एंड जब सिलेबस खत्म होगा तब तक के लिए दावा दे रहा हूं। बाकी आप कर लीजिए, आपकी मर्जी है, टाइम वेस्ट करना है आप करते रहिए, लेकिन बेसिक्स नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। बाकी मैं बता रहा हूं, हमारे यहां सुभाष सर का लेक्चर बहुत अमेजिंग सर है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से कम नहीं तो 20-25% अच्छा पढ़ाते हैं, कम से कम बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो सुभाष सर का लेक्चर डाला हुआ, मस्त अमेजिंग पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ के देखिए, यू विल बी फैन ऑफ हिम। सुभाष सर की बात करता हूं, उनका लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है? हमारे यहाँ सुधांशु सर भी हैं, तो उनका देखोगे तो वो अलग ही स्टाइल में पढ़ाते हैं। ही इज अमेजिंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है? आप देखना उनके लेक्चर्स। हम तो यार ऑर्गेनिक के सीखने वाले लोग हैं, बट वो तो मास्टर्स हैं, दे आर द मास्टर्स। देखोगे अमेजिंग पढ़ाते हैं, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, आप देखिए, ठीक है? बाकी मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, ठीक है? बाकी मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, यही मेरा स्टाइल है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कम क्वेश्चन कराने चाहिए, ज्यादा कराने चाहिए, यू हैव 3 ऑप्शंस, मी, सुभाष सर एंड वहां पे तो बहुत अमेजिंग टीचर, मेरे से तो अच्छे हैं, ये मैं आपको दावा देता हूं। स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, बनाया होता है बेटा, बना के दिया होता है स्ट्रक्चर, आपको बेटा ऑर्गेनिक में मिलेगा। अब आओ, अब नीचे आ जाओ, सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन में 1 2 3 4 5, सिलिकॉन के बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1, यहां आएगा। इन तीनों नाइट्रोजन पे चार्ज हुआ बताना है, क्या बताना है? इन तीनों नाइट्रोजन पर चार्ज हुआ बताना है। 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज 0 है क्या? यहां पे आइए, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन है, सर फॉर्मल चार्ज +1 लिख दूं क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 से 4 हो गया। इस पे आइएगा, सर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज -1 हो गया क्या? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1 हो गया है ना? हाँ या ना? बोल दो बेटा। अरे बेटा 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 बेटा, +1 फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज -1। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। आइए यहां पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 2 2 4 2 6 होता है। सर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 है, बहुत सही, ग्रुप 16। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया है, कार्बन पे 4 होना चाहिए, 5 है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है, Fc इक्वल टू -1। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के, हाँ हाँ बोल दो भाई, बोल दो, समझ में आ रहा है क्या? चलिए सर, अब आते हैं, यहां पे आपका ये टॉपिक होता है फिनिश। पूरे ऑर्गेनिक के रिएक्शन में फॉर्मल चार्ज आपको निकालना बहुत हेल्प करेगा। जहां पे आप प्रोडक्ट गलत लिख रहे थे, कुछ सवाल तो ऐसे करवा देंगे जो फॉर्मल चार्ज की मदद से कैलकुलेट हो जाएगा। यस यस यस, इसीलिए फॉर्मल चार्ज को इतना डेप्थ जाना जरूरी है। आपको ऑर्गेनिक पूरा याद नहीं होना चाहिए, बट ऑर्गेनिक के लॉजिक से स्ट्रांग है तो आप प्रोडक्ट लिख पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके पास 17 या 18 सवाल आएगा, 50 में से 17 या 18 क्वेश्चन आएगा 50 में से। उस 17-18 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर निकलेंगे जो मैं फॉर्मल चार्ज से कराऊंगा। जैसे आप फिजिक्स में करते हो ना, डायमेंशनल एनालिसिस करके, डायमेंशन मैच करके आप आंसर लिख सकते हो, वैसे ही फॉर्मल चार्ज देख करके आप प्रोडक्ट लिख सकते हो ऑर्गेनिक में। वेलकम टू द न्यू एज ऑफ लर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक। आइए अब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि मान लीजिए आपको फॉर्मल चार्ज दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन में फॉर्मल चार्ज दिया है, ठीक है? अब क्वेश्चन में अगर फॉर्मल चार्ज दिया है, पीछे रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बेटा? 2 2 4 2 6 0 है, 2 2 2 2 4 1 5 -1 है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है, ठीक है? 27 वाला इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 3 और 2 5, फॉर्मल चार्ज 0 है। इसके पास 3 और 1 4, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। 2 2 4 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, एकदम सही है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया, नो डाउट। आगे बढ़े, 22 में Cl का, 22 में Cl देख लीजिए, बहुत बढ़िया बेटा, 22 में Cl आई है। अच्छा 22 में Cl का आपको निकालना है, ओके निकालते हैं, दिल है कि मानता नहीं ना, आइए Cl का निकालते हैं। तो सर Cl का जब आप निकालेंगे, निकालिए कैसे निकलेगा? हर Cl का निकालिए भाई, लोन पेयर दिया हुआ है,
बताओ। तो सर 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मा चार्ज इक्वल टू 0। 28 में सर +1 आएगा, 28 में बेटा +1 आएगा। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, +1 नहीं आएगा, -1 ही आएगा। यहां पे 2 2 4 2 6 6 है, 6 फॉर्मा चार्ज 0 ही आएगा। एकदम सही है बेटा, एकदम ही सही है। ऑक्सीजन की बात करो, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। कार्बन की बात करो, 2 1 3 और 2 5, 4 होना चाहिए, 5 है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है -1, एकदम सही है। ठीक है, एकदम ही सही है। चलिए, डाउट है तो पूछा करिए, कोई दिक्कत, सब जरूरत नहीं घबराने की, पूछा करिए। अब आइए एक एक करके मैं क्या करता हूं, आपको जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, पड़म पम पड़म पड़म पम पड़म। इसका सवाल थोड़ा उल्टा सीधा लिख दिया क्या? यप यप यप, सवाल जो है ऐसा ओड़ा टेढ़ा लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, हम सीधा कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम सीधा करते हैं। आइए, कह रहा है, मान लीजिए आपके पास OH- लिखा है, मान लीजिए आपके पास OH- लिखा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ OH- विथ लोन पेयर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ OH- विथ लोन पेयर। जल्दी से बताइए, मैं 26 तब तक देख लेता हूं लोगों के मन की बात। सिलिकॉन में, सिलिकॉन में बेटा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन फैमिली 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है -1, सही तो है, ठीक है, एकदम सही हो गया। चलिए अब आइए यहां पे OH- में लोन पेयर से कैलकुलेट करिए। अब ध्यान दीजिएगा, OH- में लोन पेयर से कैलकुलेट करिए। देखो, ये तो आपको पता है कि लोन नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा, ये बात आपको पता है। हाँ, अब चूंकि ये बात आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आने वाला है, तो नेगेटिव चार्ज बेटे ऑक्सीजन पे आएगा। ये बात हमें तय हो गई कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा, तय हो गई ये बात। हाँ। अब ऑक्सीजन पे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट -1 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 चार्ज का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक तो यहां आ गया, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन बेटा लोन पेयर बता दो, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन बेटा लोन पेयर बता दो। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, चलो 3 लोन पेयर आ गया। समझ में आया? स्ट्रक्चर बना पाओगे? जैसे CH3OH में जो +1 चार्ज है, अब ये अब कंप्लीट हुआ सवाल, डायग्राम में चार्ज छूट गया, अब कंप्लीट हो गया सवाल। अब आप ड्रॉ करिए। CH3OH में अगर आपके सामने बेटा इस तरह से दे दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से दे दिएगा, आप कैसे करोगे? हाउ यू विल डू इट? लेट्स डू इट। 1 सेकंड, 1 1 1 1 सेकंड, 1 1 1 1 सेकंड, 1 1 1 1 सेकंड, तराता 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 तराता। आइए, अब आप देखो, जैसे ही आप जाओगे CH3OH में +1 चार्ज है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर या सब कुछ। तो देखो CH3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ध्यान से देखिएगा, लोन पेयर निकालना है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, +1 का मतलब 5 होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, +1 का मतलब 5 है। 5 में से 3 तो मुझे दिख गया, 1 2 3, लोन पेयर कितना बचा? ये बचा सर CH3OH+ पे ये होगा। अगर CH3OH+ लिखा हुआ है, दैट मींस इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि अभी भी एक लोन पेयर है, आगे रिएक्शन कर सकता है, लोन पेयर डिनोट कर सकता है, एक लोन पेयर, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास +1 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 5 में से 3 तो बॉन्ड में दिख रहा है, बाकी का एक लोन पेयर अवेलेबल है। तीसरा क्वेश्चन बेटा यहां पे -1 है, छूट गया क्या? तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया इन्होंने, बम बम बम, नहीं सही किया है, यहां पे +1 है, ठीक है। कह रहा है ऑक्सीजन पे बेटा +1 चार्ज है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कह रहा है ऑक्सीजन पे बेटा +1 चार्ज है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन पे भैया +1 चार्ज है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो देखो, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, अगर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो +1 का मतलब 5 हो गया। 5 में से 3 तो बॉन्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अगर 3 बॉन्ड में दिख रहा है तो ये 2 लोन पेयर दिख रहा होगा, एकदम से। ये क्या, हाँ या ना बोल दो बेटा, अरे बेटा बोलो ना। H3O+ में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर हो रहा है,
बेटा बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा NH3 वाला कहां गया, NHH-1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा NHH-1 दिया गया है। बस आपको यह बताना है कि कितने लोन पेयर हैं नाइट्रोजन पे। NHH-1 NH-2 दिया होगा, मान लीजिए NH-2 दिया, ठीक है ना। आपके पास ये दिया होगा, या फिर मान लीजिए आपके पास ये दिया होगा NH-2 दिया है ना। हाँ यार, इन्होंने बेवकूफों ने आंसर लिख दिया पहले ही, खैर कोई बात नहीं। अब भाई या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा, तो कैसे होगा। NH-2 में N ये है -2, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। NH-1 लिखा हो, नॉट -2। अगर NH-1 लिखा है तो -1 ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, तो 5 होना चाहिए, 6 है -1 की वजह से, 5 होना चाहिए, 6 है -1 की वजह से, तो कितना हो जाएगा सर। 6 में से 2 तो निकल गया, 4 यहां रहे, 1 2 फिर 3 और फिर 4, बोलो हाँ या ना। तो 2 लोन पेयर आएगा। NH-1 में NH-1 का स्ट्रक्चर ये होगा, 2 लोन पेयर आएगा। समझ आ गया। 5वां क्वेश्चन में ये देखिए, लोन पेयर पूछ रहा बोरोन पे। अगर ये स्ट्रक्चर है, कैलकुलेट द लोन पेयर ऑन बोरोन। अगर ये स्ट्रक्चर है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन बोरोन। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो लोन पेयर निकालिए। तो बोरोन पे 3 होता है, -1 का मतलब 4 होना चाहिए। बोरोन पे 3 होता है, ग्रुप 13, -1 का मतलब 4 होना चाहिए। और अगर 4 होना चाहिए तो 4 है भाई, 4 होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। तो 1 2 3 4 है, 4 होना चाहिए, 4 है, यानी कि 0, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। 4 होना चाहिए, 4 है, यानी कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0 है। बढ़िया है, दिक्कत तो नहीं है। हाँ या ना, 0 लोन पेयर, बहुत बढ़िया आंसर है। F माइनस पे कितना लोन पेयर होगा, सब हटा दो, F माइनस पे लोन पेयर बता दो। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑन F माइनस। खुद से करें, सॉल्व करें और बताएं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑन F माइनस। तो बेटा फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ भाई, -1 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ भाई, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 लोन पेयर हो गया, हाँ भाई। तो अगर F माइनस दिख गए तो कितने लोन पेयर होंगे, अरे 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 4 लोन पेयर होंगे। बोलना एकदम सही है ना बेटा, कोनो दिक्कत नहीं है ना बेटा, आगे बढ़ सकते हैं ना बेटा। अरे 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 अरे, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लोन पेयर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑन बोथ द नाइट्रोजन। दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर कैलकुलेट करना है, ये सही सवाल बता। काई गिरा, कुछ नहीं गिरा, बच गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑन बोथ द नाइट्रोजन। सर, इस नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है, यानी कि नाइट्रोजन पे ओरिजिनली 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नाइट्रोजन पे ओरिजिनली 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है कितना, 5 ही है। तो देखो +1 है कितना, +1 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4 दिख रहा है, यानी कि 0 लोन पे। सर नाइट्रोजन +1 पे 0 LP, 0 लोन पेयर, बोल दो ना जरा दिल में ये है छुपा। इस पे आइए, इस नाइट्रोजन पे, सर इसके पास 5 0 चार्ज है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और है, 1 लोन पेयर। अरे 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 बेटा जी, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया। फर्स्ट वाला कह रहे हैं कि सर फर्स्ट वाला एक बार चेक करिए, ऑक्सीजन में 7 की जगह 8 होना चाहिए, 1 यहां बन गया, तो बाकी के 6 2 2 6, एकदम सही है बेटा। गलत है आप थोड़ा सा सोच गलत रहे, बनाइए। N-3 पे जरा बताइएगा, N-3 पे बेटा बताइए, हाउ मेनी लोन पेयर विल बी अवेलेबल ऑन N-3। फिर 9th क्वेश्चन भी मैं चेक कर लेता हूं। कार्बन पे लोन पेयर निकालना है, 9th पे, 9th बेटा कार्बन पे लोन पेयर निकालना है, ओके। 10th में आइए, 10th में आपको थोड़ा कार्बन पे प्लस दिया है, ऑक्सीजन पे माइनस दिया है, ठीक है। तो बोल दो ना जरा दिल ने ये है छुपा, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद PH2 माइनस में
चलिए, आपको बस pH2 माइनस बनाना है। स्लाइड बनाने वाले बेचारे थोड़े से, अब क्या करेंगे यार, तुम भी नहीं पढ़ोगे, तुम भी स्लाइड ही बनाओगे हमारी, टेंशन ना लो। चलिए अब बताना है आपको, इतने ही क्वेश्चन है आपके पास, 13 क्वेश्चन है यहाँ पे। आइए एक एक करके 5 नंबर पे। बेचारे बड़े मेहनती होते हैं वो, रात में दिन में कभी भी बोलो स्लाइड बनाए थे, बड़ी मेहनती होते हैं। सर गाने गलत गा रहे हो आप, कोई बात नहीं, गाने ही गलत गा रहे हैं ना, तुम सुधार लो। कल कह रहे हैं सर डिस्टरबेंस हो रहा है, सर डिस्टरबेंस हो रहा है ना, गाने मत गाए। चलो चलो निकलो। आइए बेटा, फॉर्मल चार्ज यहां पे निकल गया है, F माइनस निकल चुका है। अगले स्लाइड पे आते हैं। वी हैव हाउ मेनी लोन पेयर ऑन नाइट N-3। तो देखो नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 का मतलब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 3 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 लोन पेयर हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया है। बहुत बढ़िया, 5 + 3 8। इस कार्बन की बात करो तो सर कार्बन के पास 0 इलेक्ट्रॉन, 4 होना चाहिए बट 2 ही दिख रहा है, 4 होना चाहिए बट 2 ही दिख रहा है, यानी कि यहां पे 2 लोन पेयर आएगा। कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है तो 4 होना चाहिए, 2 ही दिख रहा है, यानी कि 1 लोन पेयर आएगा वहां पे। 2 लोन पेयर नहीं आएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि 1 लोन पेयर आएगा। ठीक है, कहीं भी फॉर्मल चार्ज दिया हो आप आसानी से लोन पेयर निकाल सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को करिए। कार्बन पे आप मुझे बताइएगा, इस वाले कार्बन पे लोन पेयर और इस वाले ऑक्सीजन पे लोन पेयर। आइए एक एक आपके साथ करते हैं। ऑक्सीजन की सबसे पहले बात करेंगे, फिर कार्बन की बात करेंगे। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। ठीक है सर, -1 की वजह से 7 हो गया सर। ठीक है सर, तो इस पे 7 इलेक्ट्रॉन होगा सर, जिसमें से 1 मुझे दिख गया, तो बाकी बचे जो 6 हैं वो इस प्रकार आ जाएंगे। बाकी बचे जो 6 हैं वो कुछ इस प्रकार आ जाएंगे, 3 लोन पेयर। अच्छा नेक्स्ट कार्बन पे आइए, कार्बन पे आइए। कार्बन के पास 4 होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, +1 की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, इस कार्बन पर 0 लोन पेयर। एक बात याद कराऊं, आज क्लास के लास्ट में आपको उसकी वो मदद भी लूंगा। एक बात याद कराऊं, कार्बन प्लस का मतलब 0 चार्ज, 0 लोन पेयर, कार्बन प्लस का मतलब 0 लोन पेयर। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। pH2 माइनस की बात करेंगे तो फास्फोरस के साथ सर 2 ये है, और pH2 माइनस चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाता है। तो फास्फोरस की बात करो, नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, -1 की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाँ, अब 6 में से 2 तो मुझे दिख रहा है, बाकी के 4 कहां है? बाकी के 4 यानी कि 2 लोन पेयर। एकदम बढ़िया है क्या? बाकी के 4 यानी कि बेटा जी 2 लोन पेयर है जी। हाँ या ना? है जी, है जी, है जी, है जी, हाँ जी। आगे बढ़िए जी। NH2 माइनस में, NH2 में ये नाइट्रोजन है भैया, हाइड्रोजनवा है, ये नाइट्रोजन है बेटा, हाइड्रोजनवा है। माइनस चार्ज, ओ हो माइनस चार्ज। नमस्ते, आइए अब देखिए, नाइट्रोजन पे 5 होना चाहिए, माइनस हमेशा नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, तो 6 हो गया। 5 होना चाहिए, 6 हो गया, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां दिख गया, बाकी के बचे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का 2, 4 का 4 का 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2 यानी कि 2 लोन पेयर। बेटा क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी सवाल, आपके जिंदगी के लोन पेयर एंड फॉर्मल वाले आखिरी सवाल। इसके बाद एक वो पूछूंगा, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज बताइए, कार्बनवा का फॉर्मल चार्ज बताइएगा, लोन पेयर बताइए, नाइट्रोजन का लोन पेयर और कार्बन का लोन पेयर बताइए, जल्दी से बता दीजिए, समझे कि नहीं? दोनों पर लोन पेयर बताइए, तो कार्बन पर कितना है और नाइट्रोजन पर कितना है। अब देखिए, नाइट्रोजन पर 5 होना चाहिए, ग्रुप 15 का है, 5 होना चाहिए। अब 5 में से 3 तो यहां दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 लोन पेयर होता है, 2 का 1 लोन पेयर होता है, बोलो हाँ है ना? बहुत बढ़िया। अब इस कार्बन पर आइए,
कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, -1 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, माइनस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 5 5, 3 ये हो गया और 2 ये हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो बेटा, 2 का 1 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 एक लोन पेयर हो गया। अरे 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 अरे, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। NH2 माइनस में नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 यहां पे तो बचे 4, यानी कि 2 लोन पेयर। बेटा जी यहां पे 2 लोन, एकदम सही है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, समझे क्या? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, समझ आया? गर्दा मच गया। एक सवाल पूछूंगा आज की बाद, आगे किसी भी रिएक्शन में, चाहे मैं पढ़ाऊं एल्डोल कंडेंसेशन, चाहे मैं पढ़ाऊं आपके सामने परकिन, चाहे मैं पढ़ाऊं गैब्रियल थैलीमाइड, चाहे मैं पढ़ाऊं कोई भी नेम रिएक्शन, स्टीफन पढ़ा दूं, चाहे मैं कैसा भी दुनिया का वुर्ज पढ़ा दूं, अगर मैं कभी किसी भी एटम पर चार्ज पूछूंगा, निकाल पाओगे? 90% जनता चार्ज में फंसती है, ध्यान रखना इस बात को। 90% जनता। मुझे आपका दर्द पता है और उस दर्द की मलहम मैंने दी है और कुछ नहीं, ठीक है? हां, क्या मैं आगे जाके कोई भी नेम रिएक्शन पढ़ाऊं और उसमें पूछूं कि भाई इस एटम पे चार्ज, लोन पेयर बता दो, चार्ज तो फॉर्मूला चार्ज से निकल जाएगा, लोन पेयर बता दो, तो क्या बता पाओगे? हां, चार्ज देख के सर लोन पेयर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप ये 2 अच्छे से कर पाते हैं रिएक्शन में, मैं आपको दावा देता हूं आपका प्रोडक्ट आएगा, आपका इंटरमीडिएट आएगा और मैं निकलवाऊंगा अपने सामने। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब पढ़ाई करते हैं जीओसी का। सर हम आते हैं जीओसी पर। हां, जीओसी है क्या भाई? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो जीओसी में पढ़ते हैं। ठीक है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एप्लीकेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, आपके पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये जितने भी हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट्स की डिटेल में जितने भी एप्लीकेशन है आगे जाके जिनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है, वो सारा यहां पे पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है? सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये नाम है एनसीईआरटी में। ठीक हो गया? एनसीईआरटी का हर लाइन, हर पॉइंट, हर डायग्राम यहां कवर होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक एनसीईआरटी आप छोड़ें, इनऑर्गेनिक की भी छोड़वा रखा हूं मैं, आपको सब पढ़ाऊंगा यहां पे। अब आओ सर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि यार ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना है रिएक्शंस। ऑर्गेनिक के आगे जाके बेटा हमें पढ़ना है रिएक्शन, तो हमें यह पता होना चाहिए कि यार ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है क्या। हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है क्या। आइएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है ना? हाँ, देखो हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ये दुनिया का विधि का विधान है, नियम है बेटा, कि जब भी 2 नए लोग मिलते हैं, जब भी 2 नए लोग मिलते हैं तो पुराने वाले लोगों को भूल जाते हैं। जैसे आप स्कूल में जब थे, है ना, तो वहां के अलग दोस्त थे। अब आप कोचिंग में आए हैं तो पुराने वाले दोस्त अब थोड़े फीके पड़ गए हैं, अब नए वाले दोस्त बन गए। जब आप कॉलेज में आओगे तो सब भूल जाओगे, कोई एक मिल जाएगा जो डॉक्टर नहीं हो सकती है या फिर डॉक्टर नहीं हो के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, है ना, ये जनरल रूल है। उसके बाद जब आप शादी कर लोगे तो भाई अब एक ही इंसान के चारों तरफ आपको चक्कर लगाना है। आप मम्मी पापा को भी थोड़े बहुत भूल जाते हो, भाई बहन को भी भूल जाते हो, इतना ये है रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन इसी बात को फॉलो करता है। वो कहता है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है? 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट, एक को बोलते हैं रिएजेंट। अभी पूरा लिखवाऊंगा। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में टकराते हैं। जैसे 2 लोग, कबीर सिंह में क्या होता है बेटा, गैलरी में कॉलेज के बाहर ही जा रहे हैं, ये दोनों आपस में टकरा गए और हीरोइन की किताबें फैल गई नीचे। हीरो बेचारा गिरते गिरते बचता है, फिर आता है हीरो, कहता है नहीं मैं किताबें उठा के देता हूं, है ना। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट जिस तरह से रिएक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। कहानी यही, कहानी से मैं यहां पे ऑर्गेनिक रिएक्शन में 2 और मोर मॉलिक्यूल्स
दो और मोर मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और उसकी वजह से कोलाइड करते हैं, अटैक करते हैं, आगे आएगा। दो और मोर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स को टूटना, एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है ना? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी रिएक्शन में पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, यही ऑर्गेनिक रिएक्शन है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, ये कोई आपके सामने ए और बी है, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड बना हुआ है। मान लीजिए दूसरे मॉलिक्यूल से मैं रिएक्शन कराता हूं जिसमें बॉन्ड बना हुआ है एक्स वाई। ए और बी की रिएक्शन बेटा एक्स और वाई से होती है। क्या होती है? ए और बी की रिएक्शन एक्स और वाई से होती है। होता क्या है बेटा ऑर्गेनिक के अंदर कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको कहते हैं हम रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। रिएक्टेंट में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स होता है। बहुत बढ़िया, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। तो यहां पे पुराने बॉन्ड जो बने हुए हैं ये टूट जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड यानी कि ए एक्स बनेगा और साथ में सर बी वाई बनेगा। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स। तो बेटा ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स रिएक्टेंट साइड में होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बेटा ये प्रोडक्ट साइड में होगा। जिधर बॉन्ड टूटता है उसको हम रिएक्टेंट साइड कहते हैं और जिधर बॉन्ड बनता है उसको हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि ये आप जब कॉलेज में होते हो तो ये एक नया नवेला डॉक्टर बन के गया है ना, और ये नई नवेली डॉक्टर नहीं बन के गई है। अब बेटा ये कबीर सिंह है और ये प्रीति है। ये कबीर सिंह बेचारा पहले वाले दोस्तों से, कोचिंग वाले दोस्तों से अपने बॉन्ड था, ये प्रीति की भी कोचिंग वाले दोस्तों से बॉन्ड था। बट कबीर सिंह ने प्रीति को देखा और प्रीति ने कबीर सिंह को देखा और कुछ बेटा मूवी बन गई। पुराने बॉन्ड जो नए पुराने दोस्त थे वो टूट गए और नए दोस्त बन गए, नए दोस्त के आपस में बन गए। ठीक है ना? कबीर और प्रीति और ये कोई और बी और वाई बन गया। तो रिएक्टेंट साइड में ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स हुआ है और प्रोडक्ट साइड में फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स हुआ है। यही ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना? ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स, इसी को कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स, इसी को कहते हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जो पुराने बॉन्ड्स का टूटना है इसी को कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन। ये जो पुराना बॉन्ड बेटा टूटता है इसी को कहते हैं हम बॉन्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। आगे पढ़ेंगे हम बॉन्ड फ्यूजन, है ना? बॉन्ड का टूटना इज बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, आगे हमें बॉन्ड का टूटना पढ़ना है। ठीक है, आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब मैं पढ़ाऊंगा रिएक्टेंट कितने तरह के होते हैं। अभी हम आगे क्लासिफाई करने वाले हैं। रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, आइएगा इसी के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट आर देयर, है ना? हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए सर, हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कितने तरह के हैं? दो तरह के रिएक्टेंट हैं सर। आपके सामने पहला हो जाएगा इधर सबस्ट्रेट, पहला हो जाएगा आपके सामने सबस्ट्रेट। ठीक है भाई, रिएक्टेंट। और दूसरा मैं इधर दे रहा हूं रिएजेंट। पहला हो जाएगा सबस्ट्रेट और दूसरा हो जाएगा रिएजेंट। आइए आइए आइए, एक को बोलते सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं हम रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। आइए, रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। रिएक्टेंट्स को बेटा दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, एक को बोला गया सबस्ट्रेट, दूसरे को बोला गया रिएजेंट। ठीक है, अब देखो रिएजेंट क्या होता है। अब कह रहे देखो, इन दोनों में एक ने अटैक मारा होगा, है ना? कबीर सिंह और प्रीति में कबीर ने अटैक किया था। कबीर गया था प्रीति के पास, देखा होगा आपने।
या फिर नॉर्मल निजी जिंदगी में आपने देखा होगा कि भाई है ना, जैसे लड़के क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जनरल 90% कॉलेज का प्यार मोहब्बत कैसा होता है, मैं तो उसके थ्रू गया हूं, मुझे पता है। मैं मतलब उसके थ्रू, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही रहा हूं कॉलेज में, बस कबीर सिंह वाला ही हरकत करता था, ऐसा नहीं, पढ़ाई बहुत करता था मैं, तो मैं वैसा रहा हूं, मतलब शैतानी में भी सबसे आगे। मतलब कॉलेज में कुछ होगा, दिवाली के दिन मान लो बॉम्ब फूट गया, या मान लो किसी प्रोफेसर के कांच का शीशा टूट गया, तो सबसे पहला शक मेरे ऊपर आता था। इस टाइप का मैं था, मैं आपको क्लियर बताता हूं, सबसे पहला शक मेरे ऊपर आता था। अब तो मैं बहुत सही हो गया हूं, है ना, टीचिंग वाले में लाइन में आकर बहुत सही हो गया। वरना दिवाली के दिन स्कूल में कॉलेज में अगर कोई बम फूटा, अगर कोई असेंबली में गायब है, तो बेटा सीधा शक जाता था कि यार ये इस लड़के का ही काम होगा, विशाल को बुलाओ। इस टाइप का था मैं, लिटरली इस टाइप का था मैं। अच्छा, तो आप देखते होंगे जनरली कॉलेज प्यार मोहब्बत क्या होता है। जैसे मान लो 2-4 लड़के बैठे हैं, लड़कियों में आपको एक खास बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बेटा 4 लड़के बैठे हैं यहां पे, ठीक है, अब वो 4 लड़के ये हमेशा बैक बेंचेस बैठते हैं, इनकी खासियत है, ये हमेशा बैक बेंच या उससे आगे 1-2 बेंच बैठते हैं ताकि छुपे रहे, ठीक है। और ये जो बैठे होते हैं ना, इनके आसपास बड़े बड़े लंबे हाइट वाले लड़के बैठे होते हैं ताकि ये पीछे छुपे रहे, ठीक है। उसमें से मैं भी था एक, मैं पीछे छुप के बैठता था। अब जैसे मान लो 4 लड़के यहां बैठे हैं, तो क्लास में कोई बहुत अच्छी सी मतलब पास की नॉर्मल लाइफ, एक फन मोमेंट आपको बता रहा हूं नॉर्मल, कि भाई क्लास में क्या होता है कि कोई लड़की मान लो एंटर करती है, तो लड़के क्या करते हैं, ये अरे देखो देखो देखो, ये भाभी है तुम्हारी, ये नॉर्मल रूल है, ये भाभी है, ये तो भाभी है, भाभी क्यों, क्योंकि उसने उसको एंटर करते हुए देख लिया। कितना बचपना है ये, देखो हाइट ऑफ बचपना, क्योंकि इसने साइकिल उसके बगल में लगा दी तो ये भाभी होगी, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट ग्रुप उसके साथ है तो भाभी होगी। और ये भाभी बोल बोल के भाई ये उसका काम बिगाड़ देते हैं। बेचारा अच्छा भला लड़का एक आशिक हो जाता है, सही बोल रहा हूं, बोल बोल के। और इसमें होता कुछ नहीं है, वो 4 दोस्त जब वो भाभी भाभी बोल के पार्टी लेते हैं उससे, जब ब्रेकअप होता है तब भी पार्टी लेते हैं, जब फिर कोई नया बोलते हैं तब भी पार्टी लेते हैं। तो ये 4 जो सर्किट टाइप लोग होते हैं ना, ये चारों सर्किट के चक्कर में बेचारा एक सीधा लड़का बेकार हो जाता है। तो कुछ वो सीधा लड़का में से मैं भी एक था, ठीक है, अब नहीं हूं मैं, ठीक है। अब जैसे इसमें एक योजना बनती है, प्रॉपर योजना बनती है कि देखो है ना, आज वो टीचर्स डे के दिन तुम थोड़ा बढ़िया से ड्रेस पहन के आना, है ना, और तुम ना जाना तो वो जो वॉशरूम के सामने जो गैलरी में जो खाली जगह है ना, वहां पे तुम जाके उससे बात करना। ऐसा बनता है भाई योजनाएं। और लड़कियां क्या है, लड़कियां बोल रही है अरे सर हमें क्या बता रहा, हमें सब पता है, यही है ना, लड़कियां यही कह रही है सर हमें क्या बता रहे भाई, हमें पता है सर, चलिए आगे बढ़िए, सब बहुत छोटी बात है हमारे लिए। क्यों भाई लड़कियों, है ना, हाँ ये सब हम बता, हम तो ये सब देखते हैं, हम तो इसके पूरा सूत्र, अच्छा ये मैं बता दूं आपको, सूत्रधार नहीं है सब, ये सब इनको पता है कि वो लड़का जो है ये अब चंगुल में फंस चुका, मतलब बेवकूफ हो चुका, बेहुदा बन गया वो, ठीक है। तो अब वो जानबूझ के है ना, थोड़ा सा ऐसे, मतलब मान लो वो एक है ना जिसका वो बड़ा वायरल हुआ था इस तरह करके, है ना, कि ऐसे ऐसे करना, मतलब आंखों यूं करना, ऐसा वायरल हो गया। तो जानबूझ के एक नजर ऐसे करके ऐसे कर लो, बस खत्म। वो गया बेचारा, वो उसकी 2-3-4 सप्ताह चली गई, वो महीने बीत गए उसके, खत्म हो गए एक यूं देखने मात्र से। और लड़कियां कम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कंपटीशन कम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है बेटा। मान लो कोई पढ़ने में अच्छा है या फिर वो कहीं ना कहीं आपको टक्कर दे सकता है, बस एक बार ऐसे कर दो, देखो खत्म, कंपटीशन खत्म भाई, है ना। एक रैंक तो अब नहीं हल्ला पाएगा, अब वो खत्म, अब वो छोड़ो, उसके लिए दुनिया कुछ बदल चुकी है, घायल हो गया वो, हाँ बिल्कुल सही है, घायल हो गया, है ना, राइट है कि नहीं। तो लड़कियां कम नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आजकल भाई सब तेज है। कहते हैं ना कि लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, बराबरी, अरे बराबरी नहीं, लड़कियां यहां हैं, लड़के छूट गए बेचारे, अब लड़के को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा, समझो बात को। तो खैर हम भावनाओं में भटक गए, आओ यहां पे वापस। हमेशा ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा किसी भी रिएक्शन में एक अटैकर होगा, एक जाएगा, अटेम्प्ट करेगा, एक्सक्यूज मी, है ना, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टेक यू 2 मिनट्स, क्या सही समय है बात करने का, ये सब होता है। तो यहां भी रिएक्शन में भी यही होता है बेटा, रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है
कि एक अटैक करता है और दूसरा अटैक करवाता है जानबूझ के। हियर ऑल्सो सबस्ट्रेट और रिएजेंट में, हियर ऑल्सो सबस्ट्रेट और रिएजेंट में एक अटैक करता है, ठीक है ना। रिएजेंट ये होता है, या फिर सबस्ट्रेट को पहले लिखो कि स्पेशीज, रिएजेंट क्या होता है, स्पेशीज ऑन विच रिएजेंट अटैक्स, ऐसा स्पेशीज जिस पे रिएजेंट अटैक करे, स्पेशीज ऑन विच reagent attacks to form compound. A species on which reagent attacks to form compound is called substrate. ठीक है ना। A species जिस पे reagent अटैक करता है कंपाउंड बनाने के लिए to form, इसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट बनना। A species on which reagent attacks to form substrate is called, a species on which reagent attacks, और फिर लिखो रिएजेंट का मतलब होता है स्पेशीज विच अटैक्स, ऐसा स्पेशीज जो अटैक करता है, विच अटैक्स ऑन रिएजेंट, स्पेशीज विच अटैक्स ऑन, विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट इज कॉल्ड रिएजेंट। है ना। तो स्पेशीज विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, जो अटैक करता है वो रिएजेंट है, जो अटैक करवाता है वो आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास जो अटैक करवाता है वो सबस्ट्रेट है, जो अटैक करता है वो रिएजेंट हो गया। अच्छा, ध्यान रखें सबस्ट्रेट की खास बात है कि इट मस्ट बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबस्ट्रेट की बहुत खास बात है कि बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होना ही चाहिए, इट मस्ट बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएजेंट की क्या खास बात है कि इट मे बी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। रिएजेंट की खास बात है कि इट मे बी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट मे बी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। सबस्ट्रेट में क्या होता है कि सर ये तो सबस्ट्रेट में इट मस्ट बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट रिएजेंट जो होता है इट मे बी ऑर्गेनिक या इट मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है जीओसी, है ना। समझ में आया, क्लियर है। अब अपने हिसाब से समझ जाएं कि आपका जो ऑर्गेनिक रिएक्शन कभी हुआ है उसमें आप सबस्ट्रेट थे या रिएजेंट थे। जो पहले अटेम्प्ट करता है वो रिएजेंट है, जो अटेम्प्ट होने का वेट करता है वो सबस्ट्रेट है। बोल दो। अब ये जो रिएजेंट है, रिएजेंट भी दो तरीके का होता है। पहले में पढ़ा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो हमें लिखना है, उसके ऊपर नहीं है, प्रोडक्ट तो हमें बनाना होगा। तो रिएक्टेंट हमें पढ़ना है, इसी में बॉन्ड फ्यूजन होगा, इसी में बेटा बॉन्ड टूटेगा। अब रिएजेंट में भी दो तरीके का होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट की बात कर, रिएक्टेंट में रिएजेंट और रिएजेंट की अब बात करते हैं तो वी हैव रिएजेंट दो तरीके का होगा, है ना। रिएजेंट फर्दर आपके पास दो तरीके का होगा, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। द फर्स्ट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, और जो दूसरा आपके सामने बन रहा होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। पहला रिएजेंट जो है वो जो बन रहा होगा दैट विल बी बेटा आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और जो दूसरा आपके स्क्रीन पे बनेगा वो बनेगा आपके सामने न्यूक्लियोफाइल। पहला जो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और जो दूसरा बनेगा बच्चा वो बनेगा आपके सामने न्यूक्लियोफाइल। पहला बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बनेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया है, हाँ या ना हो गया है, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल। आइए, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? तो देखो, फाइल का मतलब होता है लवर। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ऑर्गेनिक रिएक्शन तो ये तो मेरी जिंदगी में घुस रहे हो आप। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, ऐसे स्पेशीज जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल, का मतलब न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियोफाइल का सीधा मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस लवर। एक होता है इलेक्ट्रॉन लवर और दूसरा होता है न्यूक्लियस लवर। अमेजिंग, नो डाउट एट ऑल। तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर। हाँ, इलेक्ट्रॉन लवर यानी कि नेगेटिव चार्ज लवर, इसको कहीं ना कहीं से बेटा नेगेटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज से प्यार करता है, नेगेटिव चार्ज लवर। न्यूक्लियस लवर का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज लवर। न्यूक्लियस लवर का मतलब होता है सर पॉजिटिव चार्ज लवर होने वाला है। न्यूक्लियस लवर यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर।
अब इलेक्ट्रॉन लवर की जहां तक बात है, इलेक्ट्रॉन लवर की जहां तक बात है बच्चों, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे तभी तो उनके वो इलेक्ट्रॉन लवर होंगे, स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। या फिर आप लिखें स्पेसीज हैविंग वैकेंट, और नहीं इलेक्ट्रॉन तभी तो लेगा, हाँ, स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो तभी तो वो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा, जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो तभी तो वो नेगेटिव चार्ज को ले पाएगा, ठीक है। तो स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल। न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल में इट विल बी स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज लवर होगा। स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज कॉमा लोन पेयर, ऐसे स्पेसीज जिसमें नेगेटिव चार्ज होंगे और लोन पेयर होंगे, स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं सर, इनको नेगेटिव चार्ज चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि सर दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि सर दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे पहली बात, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ या ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा, ये न्यूक्लियस लवर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये जो होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तभी तो बेटा पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रोफाइल को ही लुईस एसिड कहा जाता है, ठीक है ना। वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल आर लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोफाइल जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रोफाइल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड लुईस एसिड। और यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल हैविंग लोन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर होगा, हैविंग लोन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल हैविंग लोन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहानी आपको समझ आ रही है बच्चा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहानी आपको समझ आ रही है क्या? व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, एकदम समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर हो गया, नेगेटिव चार्ज लवर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, बहुत बढ़िया लिख दिया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, बहुत सही हो गया। अब आइए, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। अब आइए, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत अच्छे, फिर दो नोट है। कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर दो नोट है, एकदम बढ़िया। चलिए, तो इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली अगर आप डिनोट भी करना चाहो तो E+ लिख दो। इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करना चाहो E+, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल को अगर डिनोट करना चाहते हो तो लिखो NU-, नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब लिखो बेटा H+, एग्जांपल में लिखते चलो, H+, Cl+, Br+, H+, Cl+, फिर आ जाओ Br+, देन आपके पास आएगा बेटा, अब लिखते चलो SO3H+, फिर आ जाएगा NO+, फिर आ जाएगा आपके सामने NO2+, NO+ के बाद NO2+, फिर आ जाएगा R+। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज आप ले लो, CH2OH+, अब CH2OH में बेटा यहां पे डेल्टा+ आ रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलिए, CH3COO+, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया CH3CO+ में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। नेक्स्ट, अब आ जाओ CH2, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH+, है ना। तो जहां भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो सब आपके पास इलेक्ट्रॉन लवर होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने BF3,
BF3 वैकेंट ऑर्बिटल, AlCl3 वैकेंट ऑर्बिटल, SO2 वैकेंट ऑर्बिटल, SO3 वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ZnCl2 वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, ZnCl2, BeCl2 वैकेंट ऑर्बिटल, FeCl3 वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, SnCl4 वैकेंट डी ऑर्बिटल, PbCl2 वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल वाले, ठीक है ना। उसके बाद CO की बात करो, CO क्या होता है, C डबल बॉन्ड O वाले CO की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे डेल्टा प्लस है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो गया। RCOCl की बात कर लो, RC डबल बॉन्ड OCl, ऑब्वियसली सर यहां पे डेल्टा प्लस होगा, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OH की बात करो, सर आपके सामने सिंपली डेल्टा प्लस आ रहा है, तो जहां जहां डेल्टा प्लस आ रहा है प्लस चार्ज वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब आते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, तो क्या हो जाएंगे, H माइनस, फिर हो जाएगा OH माइनस, देन यू विल हैव OR माइनस, देन यू विल हैव CN माइनस, जितने भी माइनस वाले, X माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, फिर ले लो CH3 माइनस, NH2 माइनस, NH माइनस 2, N माइनस 3, N3 माइनस, ये जितने भी हैं सर आपके सामने, C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, जितने भी नेगेटिवली चार्ज वाले हैं ये सारे के सारे, जैसे मान लीजिए यहां पे H2O, NH3, ROH, ये सब के सब सर लोन पेयर वाले हैं, ROR लोन पेयर वाले हैं, RNH2, R2NH, ठीक है, फिर आ जाइए R3N, ये सब क्या है, लोन पेयर वाले हैं। जैसे एक और कहानी लिखेंगे RMgX, ठीक है, RMgX आगे जाके पढ़ेंगे, इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। LiAlH4, LiAlH4 इसको कहते हैं हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आगे जाके पढ़ेंगे। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये सारे के सारे, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। R2Zn आगे जाके पढ़ेंगे। R2CuLi गिलमान्स रिएजेंट बोलते हैं उसको, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होते हैं, लास्ट में जो लिखा है ना इसको समझना जरूरी है, लास्ट वाले को समझना जरूरी है, उड़ जाएगा। R2Zn इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। R2Zn को बोलते हैं बेटा, R2Zn इसको बोलते हैं हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, आगे पढ़ेंगे काम आएगा, ठीक है। R2CuLi, R2CuLi इसको बोलते हैं हम गिलमान रिएजेंट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गिलमान्स रिएजेंट। फिर देख लो RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, विल कॉल इट एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट, गिलमान्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये क्या होता है बेसिकली सर, ये जितने भी साइंटिस्ट वाले रिएजेंट्स हैं ये सब R माइनस देते हैं, ये भी R माइनस देता है, ये भी R माइनस देता है, और ये भी R माइनस देता है, तो R माइनस देने की वजह से न्यूक्लियोफाइल हो गए, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, H माइनस देता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस देता है, ठीक है, क्लियर है। आगे जाके पढ़ेंगे ये सब R माइनस देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स। तो आपके सामने बेटा रिएजेंट दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इससे बाहर आपके सिलेबस में नहीं है, इससे बाहर आपके सिलेबस में नहीं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ये समझ में आ गया कि प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल है और माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन लवर होगा, प्लस वाला माइनस लवर होगा, और माइनस वाला प्लस लवर होगा, एकदम सही हो गया। तो E प्लस NU माइनस क्लियर हो गया, मतलब PbCl2 इज इलेक्ट्रो बिकॉज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, यस अथर्व जी, PbCl2 में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, SnCl4 में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये सब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसमें आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे स्पेशल जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, एकदम बढ़िया, नो डाउट एट ऑल। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा जीओसी में, आइए एक बार बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ाया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो तरह का है, सबस्ट्रेट रिएजेंट, फिर रिएजेंट दो तरह का है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं इस टर्म को, बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड कैसे टूटता है। पहले पढ़ेंगे बॉन्ड टूटने की कहानी,
BF3 डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा BF3 में वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, गधे। BF3 में वैकेंट p ऑर्बिटल होता है भाई, कहां सो रहे हो। BF3 होगा, BCl3 होगा, BB, इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। BeCl2 में वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा वैकेंट ऑर्बिटल। वो p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, कोई भी, ठीक हो गया, हाँ या ना। अब हम पढ़ रहे हैं पहले कैसे, एक बार ये समझ में आएंगे, टूटने के बाद सबस्ट्रेट और रिएजेंट की कहानी है, तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट की कहानी है। तो फाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहानी की है। अब के बाद बॉन्ड क्लीवेज की पढ़ते, बॉन्ड क्लीवेज बोलो या फिजन बोलो, देखिए बॉन्ड क्लीवेज या क्लीवेज का मतलब बेटा तो बॉन्ड क्लीवेज हो गया, बॉन्ड फिजन हो गया। बॉन्ड फिजन दो तरीके का होता है, भी दो तरीके, बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड फिजन भी दो तरीका होगा, क्लीवेज और बॉन्ड फिजन। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले पैटर्न कि बस बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके का होगा। पहला होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला होगा और फिर दूसरा होगा। आइए ना, टेंशन ना लीजिए, बताते हैं, आइए ना, टेंशन ना लीजिए, बताते हैं। बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके का होगा, एक को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरे को बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। एक को बोलते हैं बच्चों होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक को बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरे को बोलते हैं बच्चों हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरे हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। राइट, लैग हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, बहुत लैग हो रहा है, ओके 1 सेकेंड। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बच्चों, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अब सही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर दिया मैंने। चलिए अब आइए सर, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, आइए एक एक करके। तो बच्चों होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो होना है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो होना है कुछ इस तरह से होना है। जब भी कोई बॉन्ड टूटे तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई एक बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लड़का लड़की, तभी तो बॉन्ड बनता है। वैसे ही केमिस्ट्री में 2 एटम बॉन्ड बनाते हैं, एक एक लोग एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब एक बॉन्ड जब टूटेगा तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन का, उसको कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और अगर एक बॉन्ड टूटने में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको कहते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। पहले कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, फिर कहते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होना है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो आइएगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या कहना है, यहां पे आइए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहां पे आइए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हमेशा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दो ही होते हैं, तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग बोथ द एटम्स, अगर दोनों एटम्स में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है ना, होमोलिटिक। और अगर मान लीजिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसका? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग बोथ द एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में आएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन among both the atoms, unequal distribution of bond pair electron among both the atoms is called heterolytic bond cleavage। ठीक है भाई, इसको हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब ये दोनों कैसे कैसे होगा, आइए समझते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके सामने एक बॉन्ड है ए और बी, अब हमेशा इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर इसकी क्लीवेज इस तरह से हुई, होमोलिटिक टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटे बी के पास चला जाएगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दिस इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। अच्छा, अब आ जाओ, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में हो गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके सामने ए और बी है एक बॉन्ड, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन एकदम सही है क्या? हां, दो इलेक्ट्रॉन है। अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, अगर मान लीजिए आपके सामने बेटे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि मान लीजिए दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए और बी के पास इलेक्ट्रॉन ही ना मिले, हेट्रो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहां पे बराबरी में टूट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी, यहां पे बराबरी में इलेक्ट्रॉन नहीं टूट रहा। यहां पे या तो ए को मिल गया, या फिर दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है ए को कुछ भी ना मिले और बी को पूरा मिल जाए। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी कि अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दो इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक, अब जैसे आप ये करोगे, ध्यान से देखना, अगर जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो माइनस चार्ज आएगा। याद करो, फॉर्मल चार्ज। इसके पास कायदे से एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, व्हाट विल बी द चार्ज? -1। इसके पास कायदे से एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन है, बट अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फॉर्मल चार्ज विल बी +1। बोलो ठीक एकदम। इसके पास कायदे से एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट नहीं है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस की वजह से +1 चार्ज देते हैं। वहां पे अपने कायदे से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि बेटा -1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, दो तरह से बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्लीवेज होने का दो तरीका है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। इक्वल टूटेगा तो इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, अगर अनइक्वल टूट रहा है तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो यहां जो बना है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बन रहा है? होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल बन रहा है। ऐसा एटम जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं, और इस यहां पे ऑर्गेनिक में इसको फ्री रेडिकल का नाम देंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल।
और ये जो बनता है ना, ये अनस्टेबल होता है। बॉन्ड टूटने के बाद तुरंत जो बना है दैट इज अनस्टेबल होता है, और इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। ठीक है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। आगे जाके हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई करेंगे, वहां पे बताऊंगा मैं आपको कि दुनिया के सारे इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है। और हेटेरोलिटिक से आप देख पा रहे होंगे दो तरह के इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, दो तरह से बेटा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है और दूसरा कार्बनाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है और दूसरा बेटा कार्बनाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। एकदम सही है क्या? कार्बोकेटाइन एंड कार्बनाइन। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड आएंगे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। और अगर मान लीजिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो बेटा कार्बोकेटाइन और कार्बनाइन का इंटरमीडिएट का जनरेशन। सही है क्या? नो डाउट एट ऑल। हाँ, अब बॉन्ड क्लीवेज को दिखाने के लिए बस आप ऐसे लिख लीजिए, बॉन्ड क्लीवेज को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये दोनों बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड्स भी टूट रहे हैं। राइट और रॉन्ग? चलिए, अब यहां पे कुछ कंडीशंस जानना है आपको कि किस कंडीशन में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा या किस कंडीशन में हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि होमोलिटिक करना है कि हेटेरोलिटिक करना है? मैं आपको आगे जाके क्वेश्चन दूंगा कि आप इसका प्रोडक्ट बनाइए, तो प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे? बॉन्ड तोड़ के। अब ऐसे तोड़ोगे कि ऐसे तोड़ोगे, कैसे पता चलेगा? राइट, ये कैसे तोड़ोगे, ये कैसे तोड़ोगे, कैसे पता चलेगा? तो सर पता करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे रिएक्शन में बेटा कंडीशन दी हुई होती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर कंडीशन दी होती है। हाँ, तो अगर बेटा हाई टेम्परेचर लिखा हो तो आपको होमोलिटिक क्लीवेज करानी है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करानी है, फ्री रेडिकल बनाना है। और अगर कंडीशन लिखा हुआ है लो टेम्परेचर, अगर कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है यानी कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है यूवी रेज या यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में हो रहा है, वो भी हाई टेम्परेचर होता है ना। कभी कभी क्वेश्चन में बेटा एच न्यू लिख देता है, दैट मींस ये सब क्या है? ये सब हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन है, बहुत तगड़ा एनर्जी लगेगा। यूवी रेज, सनलाइट, या कई बार बेटा सनलाइट भी लिख देता है, सनलाइट भी लिख देता है, तो क्या होगा सर? दिस इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज दे देगा। बट अगर ये सारी कंडीशन नहीं दी है, अगर आपको लो टेम्परेचर बोल रहा है तो इट विल बी हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक हो गया है? नो डाउट। अगर मान लीजिए आपके पास दे रहा है कि नॉन पोलर सबस्ट्रेट, क्वेश्चन में नॉन पोलर सबस्ट्रेट है, तो यहां से आप देख के समझ जाओगे कि सर वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहा है। और अगर आपके सामने पोलर सबस्ट्रेट है, अभी आपको थोड़ी देर पहले सबस्ट्रेट बताया था, पोलर सबस्ट्रेट है, तो आप समझ जाओगे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अगर पोलर रिएजेंट है, अगर आपके सामने पोलर रिएजेंट है, तो आप देख के समझ जाओगे बेटा हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अगर आपके सामने नॉन पोलर रिएजेंट है, तो आप देख के समझ जाओगे, नॉन पोलर सबस्ट्रेट, नॉन पोलर रिएजेंट, तो आप देख के समझ जाओगे आपके पास क्या है? होमोलिटिक। जल्दी से बोल दो, एकदम सही है क्या? नो डाउट एट ऑल। एक एक्स्ट्रा कंडीशन और होती है, वन एक्स्ट्रा कंडीशन इज ऑल्सो देयर। एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, अगर कभी भी क्वेश्चन में पेरोक्साइड दिया होगा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आगे जाके पढ़ाऊंगा बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आगे जाके पढ़ने वाले, तो वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, कभी भी पेरोक्साइड अगर दिख गया तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये देखिए अब यहां पे कई लोगों का सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा कौन माइनस है कौन प्लस है? तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखते हैं। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, माइनस चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यानी कि प्लस चार्ज। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से दिखते हैं, छोड़िए, उसकी कहानी है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक आपको रिएक्शन लिखता हूं, और रिएक्शन में आप पहचानोगे कि कौन सबस्ट्रेट है और कौन रिएजेंट है। एक रिएक्शन लिख के देता हूं, पहचानो मुझे कि कौन सबस्ट्रेट है और कौन रिएजेंट है। आइए, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है CH3OH, एक रिएक्शन लिखा हुआ है CH3OH। ठीक है, अब आओ इसके बाद, सबसे पहले आप देखो इसके पास लिखा हुआ है मैंने KCl,
KCl will be K plus NCl minus, KCl will be K plus NCl minus, ठीक है। तो अब देखो जरा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होने वाला है, सबस्ट्रेट कौन है, रिएजेंट कौन है, प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे, सबस्ट्रेट कौन है, रिएजेंट कौन है। तो रिएजेंट जो अटैक करता है वो रिएजेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो होमोलिटिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो हेटेरोलिटिक होगा। भाई तुमको ना हर चीज लिखानी पड़ेगी क्या, आ जाओ यहां लिखो, यहां पे होगा डेल्टा EN 0 होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होना चाहिए, और यहां पे आ जाओ डेल्टा EN नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दोनों एटम जैसे Cl2 है, Br2 है, I2 है, F2 है, N2 है, O2 है, H2 है, जितने सारे हैं सेम एटम में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है डिफरेंस, तो फिर ये हो जाएगा होमोलिटिक। अगर HCl है, NH2 है, CH3OH है, KCl है, KBr KI, KCl KBr KI आयनिक है, HCl HBr HI HF, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 नहीं है, दैट मींस वो हो जाएगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। चलिए अब आप यहां होगे, सर इसमें आप मुझे बताओ सबस्ट्रेट कौन है और रिएजेंट कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्ट्रेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएजेंट। रिएजेंट जो अटैक करता है, अब ध्यान देना, पूरी में हम यही ढूंढना है। तो सर यहां यहां पे प्लस है, माइनस और लेस प्लस, मोर पे माइनस पे प्लस, क्या हो माइनस ये अटैक करेगा आपके पास प्लस पे, ये जो माइनस चार्ज है दिस विल अटैक ऑन प्लस, तो Cl माइनस विल अटैक ऑन प्लस। बोल दो जल्दी से, ये जो माइनस चार्ज है तो Cl माइनस विल अटैक ऑन प्लस, यहां पे आइए, तो Cl माइनस विल अटैक ऑन प्लस, तो CH3 जो है Cl माइनस विल अटैक ऑन प्लस, CH3OH हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। अच्छा, तो Cl माइनस जो है इस प्लस पे अटैक करेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा आगे वाले में, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा आगे वाले में। अच्छा, इससे हमें यह पता चल गया कि दिस विल बी रिएजेंट, जो अटैक कर रहा है वो बेटा आपके सामने रिएजेंट है, और जो अटैक करवा रहा है दिस विल बी योर सबस्ट्रेट। एक रिएजेंट हो गया और एक आपके सामने सबस्ट्रेट हो गया। रिएजेंट का मतलब जो अटैक कर रहा हो, और सबस्ट्रेट का मतलब जो अटैक जिस पर हो रहा हो, या सिंपल भाषा में जो अटैक करने वाला रिएजेंट, करवाने वाला सबस्ट्रेट, जो अटैक कर रहा है रिएजेंट जिस पर कर रहा है दैट इज सबस्ट्रेट। अच्छा, अब दूसरा देखिए, अगेन फिर से प्लस माइनस दिख रहा है, तो यहां से बॉन्ड टूट गया बेटा, बॉन्ड क्लीवेज हुआ। भाई जब ये यहां आएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा, किस तरह से बॉन्ड टूटेगा ये बताइए, होमोलिटिक की हेटेरोलिटिक। सर होमोलिटिक की हेटेरोलिटिक, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दोनों एटम अलग अलग हैं, तो बेटा यहां पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है। क्या होने वाला है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात हम करते हैं। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात, ठीक है। CH3Cl होगा, ओके फाइन, CH3Cl होगा, आप यही कह रहे थे, मैं देख लिया, CH3Cl होने वाला है। चलिए भाई, प्लस प्लस, अब देखो K प्लस और OH माइनस दिख रहा है यहां पे, तो KOH भी बन जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब देखो पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हमने यहां पे देख लिया, पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन को, पहले तो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। दूसरा चीज, दो तरह का होता है रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। बॉन्ड ब्रेकिंग हेटेरोलिटिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, वो 0 नहीं है, इसका मतलब हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो केटाइन एनाइन बनेगा। देखो यहां पे ये बॉन्ड, ये जब आएगा तो CH3 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, यानी कि रेडिकल बन रहा है। चलिए, अब यहां करने के बाद वी विल गो फॉर रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या होता है भाई, यहां के बाद अभी हम जाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। लेट्स गो फॉर रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको मिटाइए, ये लास्ट स्लाइड पे हमने करवा दिया, इसको मिटाते हैं अभी। चलिए, अब आइए फ्रेश माइंड से वापस स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बोल दिया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, यानी कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, फील करना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीधा बॉन्ड टूटा और सीधा प्रोडक्ट बना, ये
है, लेकिन जो दिखता है और उसके पीछे होने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होते हैं, और हमें ये थीसिस पता है, हमें ये पता है कि भाई ओल्ड बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट में वो टूटेगा और नया बॉन्ड प्रोडक्ट में बनेगा, ये हमें पता होता है, ठीक। लेकिन जब बॉन्ड टूटता है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना, उसके बीच में एक प्रोसेस है, इंटरमीडिएट बनता है। ओल्ड बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का फॉर्म होना, उसके बीच का एक प्रोसेस है, इंटरमीडिएट बनना। इंटरमीडिएट क्या होता है? तो इंटरमीडिएट कुछ अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट्स या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल स्पीशीज। Reaction intermediates are unstable species which are formed during the reaction. Which are formed during the reaction. यहां पे ऐसा लिखो, which are formed during the reaction and it gets finished before the completion of reaction. भाई प्रोडक्ट बनने से पहले खत्म भी हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बनता है और प्रोडक्ट बनने से पहले खत्म हो जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है बॉन्ड जब टूटा और जब तक बॉन्ड बन रहा है तब तक उसको हेल्प करेगा, बस बॉन्ड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर बेसिकली अनस्टेबल स्पीशीज which are formed during our reaction. Unstable species which are formed during a reaction. ठीक है, लिखते जाना। Unstable species होते हैं which are formed during a reaction. इस वर्ड को मैं मिटा रहा हूं, which are formed during a reaction, which are formed after the old bonds are broken. अब मैं अपनी लैंग्वेज में लिखाता हूं, ये बुकिश लैंग्वेज थी, वो समझ नहीं आएगा। अनस्टेबल स्पीशीज होते हैं जो ओल्ड बॉन्ड्स के ब्रेक होने के बाद बनते हैं, बट न्यू बॉन्ड्स के फॉर्म होने से पहले खत्म हो जाते हैं। अनस्टेबल स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है ना भाई, जब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ठीक है ना। अनस्टेबल स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड gets finished before the formation of new bond and gets finished before the formation of new bond. बेटा नए बॉन्ड के फॉर्मेशन से पहले खत्म भी हो जाता है। अनस्टेबल, व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन इंटरमीडिएट ये होते हैं अनस्टेबल स्पीशीज जो बॉन्ड टूटने के बाद बनेंगे लेकिन नया बॉन्ड फॉर्म होने से पहले खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अनस्टेबल होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल, ठीक है ना। ठीक, इसीलिए लिखा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। बुक में क्या लिखता है? फॉरेन ऑथर की बुक या एनसीईआरटी की बात कर लो, एनसीईआरटी छापा हुआ है फॉरेन ऑथर से। एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा है कि द अनस्टेबल स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड गेट्स फिनिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। बात एक ही होगी, लेकिन ये आसान लैंग्वेज है। दीज आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते कितने हैं? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करोगे तो अभी अभी आपने पढ़ा था बॉन्ड टूटने से कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ये भी हम पढ़ेंगे। बॉन्ड टूटने से कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है, ये भी हम पढ़ेंगे। बॉन्ड टूटने से फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, ये अभी हमें पढ़ना है। बॉन्ड टूटने से कार्बीन रिएक्शन अभी आपको पढ़ना है। बॉन्ड टूटने से नाइट्रीन अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट अभी आपको पढ़ना है। बॉन्ड टूटने से बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा आपको पढ़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होते हैं? ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये तीन तो भी आपको दिख गए। ये वाले बेटा आपको होमोलिटिक बॉन्ड नहीं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूटने से मिलता था। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने से मिल रहा था। क्या ये बात ठीक है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने से ये मिल रहा था, एकदम सही है, ठीक है सर। फ्री रेडिकल की बात करोगे तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ये मिल रहा था। फ्री रेडिकल की बात करोगे तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ये मिल रहा था। और कार्बिन नाइट्रीन बेंजीन ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बट दिस मैं रिएक्शन में पढ़ाऊंगा। नेम रिएक्शन जब पढ़ा रहूंगा तो वहां पे आपको इंट्रो है, इसमें पूरा नहीं पढ़ना है। नेम रिएक्शन के अंदर मैं इसको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए होल्ड रखेंगे इस तीनों को,
ठीक है ना। नेम रिएक्शन में इसका हिंट आएगा, जस्ट हिंट आएगा कि ये एक इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, जस्ट इसका हिंट आएगा, एकदम ठीक है क्या। कार्बिन नाइट्रीन, कार्बिन नाइट्रीन बेंजाइन, नाइट्रीन और बेंजाइन तो आएगा भी नहीं, ये आएगा, तो जो आएगा वो हम आपको पढ़ा देंगे। बट अभी जो फोकस करना है वो यहां है, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, ठीक है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल। अब हमें करके कार्बोकेटाइन पढ़ना है, कार्बन आयन पढ़ना है, फ्री रेडिकल पढ़ना है, उनके बारे में डिटेल पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज, किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, किसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। आगे जाके हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब आज यहीं पे एंड करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट की जस्ट हमने इंट्रो दिया है। वैसे आज मैं सोच के आया था कि मैं यहां तक फिनिश करूंगा तीनों का, क्योंकि आसान है, बट ठीक है हम आगे कर लेंगे, बात ठीक है, हम आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो दिस विल बी कार्बोकेटाइन कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, ये नेम रिएक्शन हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन कार्बन आयन की पढ़ाई करें। देखो फ्री रेडिकल आगे पढ़ना है, फिर आपको कार्बोकेटाइन कार्बन आयन पढ़ना है। थैंक यू। तो आज आपने 3 स्लाइड कम पढ़ी है, वैसे आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, कितने हो गए, लगभग 20-22, ठीक है। वैसे 17 स्लाइड्स होती हैं एक घंटे में, बट आज 22 स्लाइड मैंने पढ़ लिया, तो अच्छा पढ़ा आपने। और जीओसी में वो डेल्टा एक्स हर दिन मेंटेन करना है आपको, ठीक है। हर दिन आप कोशिश करिएगा कि हम 12:50 या 1 बजे तक, 1:05 तक हम क्लास करेंगे, ठीक है। तो आपकी जीओसी हो जाएगी। जैसे ही मैं हाइड्रोकार्बन में घुसा बेटा, फिर ऑर्गेनिक फिनिशिंग के दौर पे आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं आपको दिख भी रहा होगा, जीओसी में फॉर्मल चार्ज घुसा रहा हूं, कुछ घुसा रहा हूं, इतना डेप्थ में जा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का जो महा लेवल हो सकता है वो सब करा दिया है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में भी आप देखना 10-10 प्रॉपर्टीज लिखाता हूं और वो सब काम आता है। ये उसके बाद इसके बाद आपको कल इंडक्टिव खत्म कर लेंगे अपन, ठीक है ना। कल अपन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का इंट्रो करके इंडक्टिव में घुस जाएंगे, प्लस आई माइनस आई। फिर इन्हीं की स्टेबिलिटीज पढ़ना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यही सब पढ़ना है अभी, ठीक है। तो कल हम टारगेट लेके आएंगे अपना इंडक्टिव खत्म करने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव, आज बेसिक रहा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेहनत करते रहिएगा, है ना। बार बार झुकाने के कई तरीके आएंगे, नेचर आपको ढूंढेगा, बट कर्म करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐसा कोई पावर नहीं बना है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर पाए। एक ही चीज है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकता है, और वो आप है हिम्मत किसी में जो आपको काम करने से रोक दे? नहीं, केवल आप हैं जो आपके काम करने से रोक सकते हो। है हिम्मत, कोई भी दुनिया पलट जाए, लेकिन है हिम्मत जो आपको हिला सके? नहीं। जब हमने टाइम बना लिया कि भाई आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ना है। जब हमारा टाइम बना लिया कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, तो दुनिया पलट जाए, पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, ये जिद होनी चाहिए अंदर, समझ रहे हो? ये जिद होनी चाहिए। जैसे मैंने जिद बना लिया है, न्यू ईयर में मैंने जिद बनाया है कि हर दिन मिनिमम 5 घंटे पढ़ाने हैं। ये जिद है, मेरा जिद है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 1 तारीख को फेल हो गया था मैं, ये नहीं हो पाया था मेरे से 1 तारीख को, क्योंकि मैं घूमने चला गया। 2 तारीख को कल मैं आधा ही कंप्लीट कर पाया, लेकिन है हिम्मत जो मुझे कोई रोक ले, मैं पढ़ाऊंगा। हर दिन 5 घंटे मुझे पढ़ाना ही है मिनिमम, मैं बता रहा हूं। कभी कभी मौका मिला तो 6 और 7 और 8 भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको 2, फिर किसी और को 2, फिर किसी और को 2, ऐसे करके बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है। हिम्मत जो रोक ले, नहीं। ये पागलपन, ये जुनून जब सवार हो गया ना कि है हिम्मत मुझे कोई रोक ले, सुबह नींद नहीं खुलती, कैसे नहीं खुलेगा? मेरे को अक्टूबर याद है कि मुझे रात में नींद नहीं खुलता था, बहुत आलस था मेरे ऊपर। फिर मैंने उसके अंदर जाके स्टडी किया, फिर पता लगा कि अगर आप डिनर लाइट लेते हैं तो फिर आपका डाइजेशन जल्दी डाइजेस्ट करके आप सुबह नींद खुल सकता है। सुबह नींद नहीं खुलता है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका बॉडी थका होता है, ज्यादा खा लेते हैं हम रात में, और वो उसको डाइजेस्ट करने में फंसा रहता है, तो थक जाता है, इसलिए नींद नहीं खुलता है, बॉडी आपका लाइट नहीं हो पाता है। तो मैंने डिनर स्किप कर दिया, मैं डिनर नहीं करता हूं। है हिम्मत जो मुझे कोई रोक ले, नहीं। छीन ले आऊंगा तकदीर अपनी, ध्यान रखना। अगर तकदीर में कुछ नहीं है ना, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, और आपको इसी तरह से जज्बात पालने चाहिए। छीन ले आऊंगा मैं अपनी किस्मत। अगर भगवान ने इतनी नाइंसाफी कर दी है कि मेरे किस्मत में कुछ लिखना भूल गए, तो मैं भगवान से भी छीन ले आऊंगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इतनी पावर भगवान ने दे दी है, तो ये आपके अंदर भी पैदा हो जाना चाहिए कि कैसे नहीं होगा, कौन है जो मुझे रोक लेगा,
किसमें है इतना दम? आप हैं वो। बस ये जिद पालो, थोड़ा सा अकेले रहना चालू करो, खुद से बातें किया करना चालू करो, बदल जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ाई पे फोकस करो बच्चों, जितना आप ही कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। आप सोचते हो मैं करा दूंगा, आप सोचते हो कोई और करा देगा, नहीं पॉसिबल है। बाय बाय।